तो बच्चों आज का जो वीडियो है वो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं बीए फाइनल ईयर के उनका फाउंडेशन का पेपर है जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला। उसकी फर्स्ट यूनिट के अंदर एक पोएम है आपके द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। वैसे तो दो पोएम्स हैं पर मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इस वीडियो में करवा रही हूँ। पिछली बार कुछ बच्चों को सप्लीमेंट्री आई थी, वो इसलिए आई थी क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है और इसमें OMR शीट आती है और 50 क्वेश्चन जो आपको करने हैं, 100 क्वेश्चन जो आपको करने हैं 50 नंबर के। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इन डेप्थ स्टडी नहीं करते, मतलब जो टेक्स्ट है जो पोएम है उसे पढ़ते ही नहीं है। तो हम बहुत जल्दी से और आसान भाषा में इस पोएम को समझेंगे ताकि आपको इसमें से कोई भी प्रश्न उठ के आता है, क्योंकि ये मान के चलिए कम से कम 3 क्वेश्चन तो पोएम में से पूछे ही जाएंगे आपसे। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो आप इस पोएम को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप जो भी पोएम या पाठ जो भी आप पढ़ते हैं उसका आपको टाइटल पता होना चाहिए और टाइटल के साथ में उसे किसने लिखा है उस राइटर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पोएम है इसका नाम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, यानी जो संसार है वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा चिपक गया है और हम नेचर की तरफ देखते ही नहीं है। तो बेसिकली ये पोएम जो है वो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, जो कि एक नेचर पोएट हैं उन्होंने लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट के रूप में ही पहचान मिली और एक सन आप लोगों को ज़रूर याद रखना है, 1798। ठीक है, 1798 वो साल है जब विलियम वर्ड्सवर्थ की, इनके एक मित्र थे ST कोलरिज, उसके साथ एक एंथोलॉजी यानी कविताओं की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी और इसी साल से रोमांटिक पीरियड की शुरुआत होती है अंग्रेज़ी साहित्य में। ठीक है, तो जो इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हैं उन्हें तो पता है, लेकिन अब चूंकि ये आपके कोर्स में है फाउंडेशन में, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड्स कब पब्लिश हुई थी। तो लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई थी 1798 में और इसी से रोमांटिक पीरियड की शुरुआत भी मानी जाती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, देखिए ये नाम आपको याद करना पड़ेगा। मुझे पता है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और जिन्होंने कभी पोएम्स इंग्लिश में नहीं पढ़ी उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा। ये नाम आपको रट लेना है, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो एक प्रकृति के पोएट हैं, यानी नेचर पोएट है और ये पोएम भी उनकी जो है वो इसी संदेश पर बेस्ड है कि हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ों में लिप्त हो गए हैं और हम नेचर की तरफ बिल्कुल नहीं देखते, हम प्रकृति को बिल्कुल नहीं देखते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि प्रकृति के पास हर दुख का हल है और प्रकृति ही एक अंतिम हमारा लक्ष्य है। तो वो इस पोएम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो इंसान है वो सांसारिक चीज़ों को लेने देने में इतना ज़्यादा खो गया है कि वो प्रकृति की तरफ देखता ही नहीं है। किंतु मैं वो व्यक्ति हूँ जो प्रकृति की तरफ देखना ज़्यादा पसंद करेगा, है ना। तो ये पोएम एक्चुअली आपकी 14 लाइन की पोएम है। आपको याद रखना है कि इस पोएम की 14 लाइन्स हैं और ये जो 14 लाइन्स की पोएम होती है उसे सोनेट कहा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि सोनेट जो होती है SONNET, ठीक है, सोनेट जो होती है वो कितनी लाइन की पोएम को कहा जाता है। तो सोनेट 14 लाइन की पोएम होती है और ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। आपको ये टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी बेटा। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, आपको याद रखना है। पेट्रार्कन सोनेट 2 भागों में बटी होती है। शुरू की 6 लाइनें जो होती हैं वो सेस्टेट कहलाती है। स्टार्टिंग की जो 8 लाइन होती है वो ऑक्टेव कहलाती है और जो लास्ट की 6 लाइन्स होती हैं वो सेस्टेट कहलाती है। तो आपको ये याद रखना है कि ऑक्टेव और सेस्टेट में ये डिवाइडेड रहती है, यानी 8 और 6 पंक्तियों में ये डिवाइडेड रहती है पेट्रार्कन सोनेट। तो ये जो पोएम है आपकी ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। देखिए अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में भी आ रहा होगा ना तो 2 से 3 बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा इसे 2 से 3 बार और ये जो शब्दावली मैं यूज़ कर रही हूँ ये आपको सीखनी पड़ेगी क्योंकि ये लिटरेचर की पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे शब्द शब्दावली ऐसी आपको पहली बार सुनने मिलेगी उन बच्चों को जिनके पास लिटरेचर नहीं है। लेकिन फाउंडेशन में ये पोएम आपके कोर्स में है तो आपको ये सारी टर्म्स याद करने पड़ेंगे। जैसे हमने शुरुआत की थी तो शुरुआत में हमने ये देखा कि 1798 वो साल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। ठीक है,
वो इनके एक मित्र थे एस.टी. कोलरिज, उसके साथ मिलकर के इन्होंने पब्लिश करवाई थी। दूसरा जो हमको चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ये 14 लाइन की पोएम है और जो 14 लाइन की पोएम होती है उसे सोनेट बोला जाता है। जो सोनेट होती है ये सोनेट भी कई तरह की होती है, मतलब 14 लाइन की पोएम भी बहुत तरीके की होती है। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, ये आपको याद रखना है। ये किस तरीके की पोएम है? पेट्रार्कन सोनेट है, जिसके शुरुआत की 8 पंक्तियाँ ऑक्टेव कहलाती है और जो लास्ट की 6 पंक्तियाँ हैं 8 और 6 14। तो जो 14 लाइन्स हैं वो शुरुआत की 8 लाइनों को ऑक्टेव कहा जाता है और लास्ट की जो 6 लाइन्स होती हैं उनको सेस्टेट कहा जाता है। तो ये इस तरीके की पोएम है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको याद रखनी है और जिन पे प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए पहले इस पोएम को हम समझ लेते हैं, फिर हम ये समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुई हैं। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार कौन कौन से यूज़ हुए हैं ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो बेसिकली इस पोएम का जो सार है वो यही है कि हम सांसारिक चीज़ों में इस कदर लिप्त हो गए हैं कि हमने प्रकृति की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दिया है और हम प्रकृति की तरफ मुड़कर देखते भी नहीं हैं। तो शुरू करते हैं इस पोएम को हम। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट अवर पावर्स। ठीक है, कि जो संसार है, द वर्ल्ड है, वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ में है इन दिनों। द वर्ल्ड इज़ टू मच, कि बहुत ज़्यादा हम संसार के साथ रह रहे हैं। शीघ्र, लेट एंड सून, यानी यहाँ पे लेट एंड सून का मतलब है कि हम सदैव ही उसके साथ ही लिप्त रहते हैं, सांसारिक चीज़ों के साथ ही हम हमेशा संसार के जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए ही हम सदैव लगे हुए हैं और प्रकृति की तरफ हम नहीं देखते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, देखिए चीज़ों को कलेक्ट करना है ना, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, कुछ हम कलेक्ट करते रहते हैं। वी ले वेस्ट अवर पावर्स, लेकिन ये जो हम इकट्ठा कर रहे हैं ना बार बार और त्याग रहे हैं, इसी में हमारी जो सारी शक्ति है वो क्या हो रही है? वेस्ट होती चली जा रही है। हमारी पावर्स को हम पूरी तरह से सांसारिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए ही वेस्ट करते चले जा रहे हैं। उसके बाद वे कहते हैं, देखिए, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, और जो नेचर है जो कि हमारी ही है, प्रकृति है, नेचर हमारी जो प्रकृति है, जो ईश्वर ने हमें प्रकृति दी है, उसकी तरफ हम लिटिल देखते हैं। लिटिल यानी बिल्कुल भी हम उसकी तरफ नहीं देखते हैं। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे, हमारे हृदय जो है हमने किस चीज़ में लगा दिए हैं? अ सॉर्डेड बून। ठीक है, सॉर्डेड बून का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, हमने किसी ऐसे आशीर्वाद पर लगा दिए हैं जो कि बुरा है। सॉर्डेड बून का अर्थ यहाँ पर है कि हमने किसी गलत काम के लिए या गलत चीज़ में हम लिप्त हो गए हैं, हमारे हृदय को हमने लिप्त कर दिया है। ये एक्चुअली ऑक्सीमोरन यूज़ हुआ है यहाँ पे सॉर्डेड बून में। बून यानी तो आशीर्वाद होता है, सॉर्डेड यानी बुरा होता है। तो यहाँ पे बुरा आशीर्वाद जो है, इसलिए ऑक्सीमोरन यहाँ पर यूज़ हुआ है। अगली पंक्ति को देखिए आप, कि दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून, यहाँ पर सी को यानी समुद्र को जो है वो क्या किया गया है? समुद्र को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, लड़की माना है और कहा है कि ये जो सी है, ये जो समुद्र है, जिसने जो पूरी तरह से अपना वक्षस्थल मून की तरफ किए हुए है, यानी पूरी तरह से जब समुद्र अपनी एकदम एकदम शांत स्थिर लेटा होता है और उसका चेहरा ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मून की तरफ है, चंद्रमा की तरफ है। तो ये जो सी है इतना खूबसूरत, जिसने मून की तरफ अपना चेहरा किया हुआ है या अपना वक्षस्थल किया हुआ है, और जो हवाएं हैं, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, और ये जो हवाएं हैं जो कि इतने सारे घंटों तक हाउलिंग यानी शोर मचाती रहती हैं, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, लेकिन अभी इस समय के लिए बिल्कुल सोते हुए फूलों की तरह बिल्कुल चुपचाप हो गई हैं। इन हवाओं की तरफ, उस समुद्र की तरफ, उस चंद्रमा की तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, इन सारी चीज़ों के लिए हम पूरी तरह से आउट ऑफ ट्यून हैं, यानी हम इनके साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकते हैं। इट मूव्स अस नॉट, इनसे हमें बिल्कुल भी
मूव्स अस का मतलब होता है हम इनको देख कर के प्रभावित नहीं होते। इतनी खूबसूरत चंद्रमा को देखकर, इन हवाओं की आवाज़ों को सुनकर, समुद्र तल को देखकर हम बिल्कुल भी क्या नहीं होते, प्रभावित ही नहीं होते हैं। ग्रेट गॉड, यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रॉफी यूज़ हुआ है। ईश्वर को कहा गया है कि हे भगवान, आई वुड रादर बी अ पेगन, मैं तो ये चाहूँगा, आई वुड रादर बी अ पेगन। पेगन किसे कहते हैं? जो नेचर वर्शिपर्स होते हैं ना, कि धर्म बाद में आया, ऐसा कहा जाता है, मूर्ति पूजा बाद में आई, उससे पहले प्रकृति पूजक ही हुआ करते थे सब लोग। तो वो कह रहा है कि मैं किसी चर्च की पूजा, मंदिर की पूजा नहीं करके, और मैं एक प्रकृतिवादक बनना चाहूँगा, प्रकृतिवादी बनना चाहूँगा, और मैं पेगन बनना चाहूँगा। सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्ड, और मैं किसी आउटडेटेड से, पुराने से जो उसमें परिवेश में पलना बढ़ना चाहूँगा, है ना। सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्ड यानी किसी पुराने से बीते हुए, रीते हुए किसी कल्चर में बढ़ना चाहूँगा। सो माइट आई, ताकि, ताकि अब वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, ताकि मैं यहाँ पर, देखिए आगे की पंक्तियों को देखिए, सो माइट आई, ताकि मैं देख सकूं। वो अब इच्छा प्रकट करेगा कि वो कुछ लोगों को देख सकने की इच्छा प्रकट करेगा यहाँ पर। माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली, ली का मतलब यहाँ पर क्या है? मीडो, घास का जो मैदान होता है ना, उसे कहा जाता है ली। तो आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, कि ताकि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ इस घास के मैदान में, जो खुशनुमा घास है उसके मैदान में खड़ा होकर, हैव ग्लिम्सेस, ग्लिम्स का मतलब क्या होता है? किसी की झलक पा जाना। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, कि मुझे वो झलक मिल जाएगी यहाँ खड़े होकर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पेगन बन जाऊँ, मैं प्रकृतिवादी बन जाऊँ, मैं प्रकृति का पूजक बन जाऊँ, और मैं इस घास के मैदान पे खड़ा होकर के, और ऐसा दृश्य या ऐसी एक मुझे झलक मिल जाए जिसकी वजह से, जिसे देख करके मुझे थोड़ा कम अकेलापन महसूस हो। इसलिए मैं लेस फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न का मतलब होता है अकेला, ठीक है, और लेस यानी कम, तो मुझे थोड़ा सा कम अकेला महसूस हो, ऐसी मुझे कोई झलक मिल जाए। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, वो कह रहा है कि शायद मुझे प्रोटियस दिखाई दे जाए। देखिए ये अल्यूजन कहते हैं इसको, कि जब कोई भी माइथोलॉजिकल फिगर है या किसी और जगह से हम कोई रेफरेंस उठाते हैं, पोइट्स वगैरह, तो ये एक माइथोलॉजिकल फिगर है, यानी एक देवता है जिसका वर्णन है इन लोगों के। जैसे हमारे देवी देवता होते हैं ना रामायण से, जैसे किसी ने रावण का नाम ले दिया, तो रावण को तो हम फट से पहचान जाएंगे कि रावण एक नेगेटिव सेंस में किसी व्यक्ति के लिए बोला कि अरे ये तो रावण है, रावण। लेकिन कोई फॉरेन का जो बंदा होगा, कोई पर्सन होगा, उसको कैसे पता चलेगा रावण का मतलब नेगेटिव सेंस में आ रहा है? हमें पता है क्योंकि हमारी माइथोलॉजी से उस कैरेक्टर को उठाया है। ऐसे ही इनकी माइथोलॉजी से प्रोटियस को उठाया गया है यहाँ पर, और उन्होंने प्रोटियस के बारे में कहा है कि अगर मैं इस घास के मैदान पे खड़ा होकर के, शायद मुझे प्रोटियस जो है, जो सी गॉड है, जो समुद्र का देवता है, वो शायद समुद्र में से बाहर निकल रहा हो और मुझे उसके दर्शन हो जाए। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रीदड हॉर्न, और शायद मुझे, ट्राइटन भी ना एक सी गॉड ही है, यानी समुद्र का देवता ही है। दोनों देवताओं के नाम भी आपको याद रखने हैं, प्रोटियस और ट्राइटन। ट्राइटन भी समुद्री गॉड है, और प्रोटियस भी समुद्र का गॉड है। तो वो कह रहा है कि या तो मुझे प्रोटियस दिख जाएगा जो समुद्र में से बाहर आ रहा होगा, और या फिर मुझे ट्राइटन जो अपना एक ट्रम्पेट बजाता है, उसका हॉर्न, मतलब जैसे कॉन्च शेल होता है ना, व्हाट टू से, उसको क्या बोलेंगे, शंख, शंख बजाता हुआ शायद मुझे उसका शंख सुनाई दे जाए। ट्राइटन जो अपना शंख बजाता है, वो शंख मुझे शायद सुनाई दे जाए। तो देखिए मैं जल्दी से फिर से फटाफट से इस पोएम की आपको एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ एक बार, और उसके बाद में मैं इसको थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊँगी कि इसमें कौन कौन सी, कहाँ कहाँ फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो यूज़ हुई हैं। तो क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि पोएम 14 लाइन की है। और ये पोएम कैसे शुरू हुई है? जब वो कहता है कि भाई द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून, कि ये जो संसार है ये बहुत ज़्यादा हम लोगों में समा गया है, ये बहुत ज़्यादा हो गया है हमारे साथ में, इतना ज़्यादा हो गया है कि हमने प्रकृति की तरफ देखना ही बंद कर दिया है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। वी ले वेस्ट अवर पावर्स, और इसी में हमारी सारी ताकत खत्म होती जा रही है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, हम उस नेचर में देखते ही नहीं, उस प्रकृति की तरफ देखते ही नहीं जो हमारी स्वयं की है। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून, हम लोगों ने एक बुरे से आशीर्वाद को हमारे दिल दे दिए हैं, यानी हमारे हृदय हमने किस काम में लगा दिए हैं?
ऐसे काम में लगा दिए हैं जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। दिस सी दैट बेयर्स आर बोजम टू द मून, कि ये जो समुद्र है जो कि अपने वक्षस्थल को मून की तरफ करे हुए है, देखिए इसे इतना विस्तार से ये यहाँ पर फैला हुआ है और चंद्रमा की तरफ देख रहा है। तो ना तो इस समुद्र की तरफ, ना ही उस चंद्रमा की तरफ, और ना ही उन हवाओं की तरफ जो कि सारे हर घंटे, मतलब इतने सारे घंटों तक चिल्लाती रहती है, आवाज़ें करती रहती है, लेकिन अभी चुपचाप से बिल्कुल फूलों की तरह, सोते हुए फूलों की तरह जो है वो चुप हो गई हैं, उनकी तरफ हम बिल्कुल भी नहीं देखते। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। इन सब के लिए हम पूरी तरह से इन प्राकृतिक घटनाओं के प्रति हम पूरी तरह से क्या हो गए हैं, आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। इट मूव्स अस नॉट, ये हमको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है। ग्रेट गॉड, कि हे भगवान, इससे तो अच्छा है कि मैं पेगन बन जाऊँ, मैं प्रकृति का वर्शिपर बन जाऊँ, मैं प्रकृति का पूजक बन जाऊँ, और एक किसी पुराने जो रीति रिवाजों से बड़े होते थे ना बच्चे, मैं वैसे बड़ा हूँ। और सो माइट आई, ताकि मैं देख सकूँ इस खुशनुमा प्लेजेंट घास के ऊपर मैं खड़े रह करके, शायद मुझे ऐसी कोई झलक दिख जाए, शायद मुझे प्रोटियस दिख जाए जो कि समुद्र में से बाहर आ रहा है, या फिर ट्राइटन जो अपना शंख बजा रहा है वो मुझे सुनाई दे जाए। तो देखिए इस तरह से ये पोएम हमें ये बताती है कि किस तरीके से हम सांसारिक चीज़ों में बहुत लिप्त हो गए। अभी देखिए आप, लाइन बाय लाइन मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ की हैं और वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में हाइपरबोल यूज़ हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना है कि सबसे पहले ये जो लाइन है ना, इसमें हाइपरबोल यूज़ हुई है। हाइपरबोल, हाइपर, कुछ लोग इसको हिपरबोली भी बोलते हैं, वैसे हाइपरबोल ही बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इस पहली लाइन के अंदर तो हाइपरबोल यूज़ हुई है। उसके बाद में लिटिल वी सी नेचर दैट इज़ आवर्स, वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉर्टेड बून, सी दैट बेयर्स हर बूजम, यहाँ पर बेयर्स हर बूजम टू द मून जो है, यहाँ पर हर यूज़ हुआ है समुद्र के लिए, लेकिन समुद्र कोई पर्सन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है उसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। उसे क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन, उसे बोलते हैं PERSONI, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, यहाँ पर ये जो लाइक शब्द आया है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो हाउलिंग में भी आपके एक फिगर ऑफ स्पीच है और लाइक में भी है। मैं बताती हूँ कैसे। हाउलिंग जब भी इस तरह की कोई बात होती है, हाउलिंग या विस्परिंग, ट्विटरिंग, ये ऐसे जब शब्द आ जाते हैं ना कविता के अंदर, तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है ओनोमोटोपोइया, ठीक है, ओनोमोटोपोइया, लास्ट में ई आएगा, ठीक है। तो ओनोमोटोपोइया यहाँ पर यूज़ हुआ है, जब हाउलिंग शब्द आया है उसके लिए ओनोमोटोपोइया यूज़, आपको याद रखना है ये, ठीक। उसके बाद जो सेकेंड लाइन है, इसके बाद वाली जो लाइन है, वहाँ पर लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स यूज़ हुआ है। तो लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स में क्या चीज़ यूज़ हुई है, यहाँ पर सिमिली यूज़ हुई है। जहाँ पर भी लाइक और एज से कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, तो यहाँ पे देखिए हवा का कंपैरिजन किया गया है फ्लावर्स के साथ में, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो विंड्स हैं, हवाएं हैं, उनको फूलों के साथ में कंपेयर किया है। जो हवाएं पहले तो बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी, लेकिन अभी फूलों की तरह सो गई है। तो किसकी तरह सोई हैं, फूलों की तरह। तो जब भी ऐसे कंपैरिजन होता है ना कि वो फूल की तरह सो गई, तो लाइक और एज के साथ, तो वहाँ पे सिमिली होती है। क्या होती है, सिमिली, सिमिली। देखिए इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल आपको मिल ही जाएंगे सीधे सीधे। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना पॉइंट, जब से मैंने स्टार्ट किया इस पोएम को समझाना, और ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से सीधे सीधे कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सीधे सीधे एक तो प्रश्न पूछ लेते हैं कि भाई विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। वो किस तरीके का पोएट था, रोमांटिक पोएट था। फिर उसकी लिरिकल बैलेड्स कब पब्लिश हुई, 1798 में पब्लिश हुई थी। ये पोएम जो है वो किस तरीके की पोएम है, तो भैया ये पेट्रार्कन सोनेट है। आप अगर चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको करवा दूं, तो मैं वो भी आपको करवा दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैम हमको आप एक बार एमसीक्यूज़ भी करवा दीजिए इसके। तो अगर आपके ज़्यादा कमेंट सेक्शन में ये सारे आ गए कि मैम एमसीक्यूज़ करवा दीजिए, तो मैं आपको करवा दूंगी। नहीं आए तो मैं नहीं करवाऊँगी। तो ये है आपका लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, यानी सिमिली यूज़ हुई है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आगे, सॉर्डेड बून जो जहाँ पर यूज़ हुआ था ना, वहाँ पर है ऑक्सीमोरोन। वो मैं आपको बताना भूल गई यहाँ पर।
ये जो सॉर्डेड बून शब्द यहाँ पर ऊपर आया था, जिसको मैं नीचे लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स और हाउलिंग, ये हाउलिंग और लाइक से ऊपर ये है सॉर्डेड बून, वहाँ पर ऑक्सीमोरोन यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ है? ऑक्सीमोरोन। ओके, ऑक्सीमोरोन यूज़ हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद और नीचे जाइए, यहाँ पे ग्रेट गॉड, यहाँ पर डायरेक्टली भगवान को संबोधित किया गया है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ है? एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन अलंकार, यानी जब भी किसी को संबोधित करके जो व्यक्ति वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है उसको जब संबोधित किया जाता है, स्पेशली यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है उसमें, तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी होता है, ठीक। तो एपोस्ट्रॉफी यूज़ हुआ है। उसके बाद देखिए आप जब और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर प्रोटियस के बारे में आया है, ठीक। तो ये जो प्रोटियस और ट्राइटन आया है, तो यहाँ पे अल्यूजन आए हैं, इसे बोलते हैं अल्यूजन, नॉट इल्यूजन, ठीक है। इल्यूजन नहीं है ये। इल्यूजन का मतलब होता है आप जब आपको भ्रम हो जाए, ये भ्रम वाला नहीं है, ठीक है। ये ए से स्टार्ट होती है इसकी, ये आई से इल्यूजन नहीं है, ए से स्टार्ट होने वाला अल्यूजन है। अल्यूजन का मतलब होता है जब हम किसी भी हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल रेफरेंस को उठा करके अपनी पोयम में या किसी वर्क में डाल देते हैं ना, तो उसे हम अल्यूजन बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कभी कभी इसकी ना राइम स्कीम पूछ लेंगे, वो आपसे क्या पूछेंगे? राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होती है बेटा, उसे भी समझ लीजिए आप। जैसे ये पोएम है, इसे आप ध्यान से देखिए, इसकी जो पहली लाइन है वो सून से ख़त्म हो रही है, सेकंड वाली पावर्स से ख़त्म हो रही है, फिर आवर्स से ख़त्म हो रही है और बून से ख़त्म हो रही है ना। तो हम देखेंगे कि ये जो पहला पहला वाला जो लास्ट का एंड वाला शब्द है, वो लास्ट वाला शब्द हमारा जो है ना, उसको हम हमेशा क्या दे देते हैं? ए दे देते हैं। क्या देते हैं? ए। अब हम देखेंगे कि सून जैसा ही और कहाँ लास्ट शब्द जो है वो साउंड कर रहा है, तो सून के बाद पावर्स अलग साउंड कर रहा है, आवर्स अलग साउंड कर रहा है, बून। तो सून और बून क्योंकि एक जैसा साउंड कर रहे हैं ना, तो इसको भी हम ए दे देंगे, ठीक। लेकिन बीच में पावर्स है, तो क्योंकि ए के बाद बी ही आता है और सेकंड लाइन है, तो हम इसको बी देंगे। और पावर्स जैसा ही आवर्स साउंड कर रहा है, तो इसकी जो बी, तो ये क्या हो गई इसकी अभी जो राइम स्कीम हुई वो क्या है? ए बी बी ए, ठीक है। उसके बाद मून जो है वो बून जैसा साउंड हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम ए दे देंगे। फिर आवर्स आ रहा है, आर्स आ रहा है जो कि आवर्स जैसा है, तो उसे भी हम बी दे देंगे। फिर और नीचे जा कर के देखेंगे तो फ्लावर्स आ रहा है, तो इसको हम बी दे देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए चेंज हो जाता है, तो बून, मून, आवर्स, फ्लावर्स, ट्यून। तो ये ट्यून भी मून से ही ज़्यादा राइम कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम ए दे देंगे। तो अभी तक हमारी राइम स्कीम क्या हुई? ए बी बी ए, ए बी बी ए, ये 8 लाइनें हो गई हमारी। ये हमारा पहला ऑक्टेव हो गया। क्या हो गया? ऑक्टेव। और ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या हो गई हमारी? ए बी बी ए बी बी ए। कई बच्चों को तो वाकई में कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो, क्योंकि आप लोग लिटरेचर के बच्चे नहीं हैं, आप लोग लैंग्वेज के हैं, फाउंडेशन के बच्चे हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन आई बिलीव कि आप लोगों को समझ आ जाएगा अगर आपने इसे 2 से 3 बार देख लिया, क्योंकि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। 2 से 3 बार इस वीडियो को रिपीट कर करके देखो। पहली बार में नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, चलने दो सिर्फ इसे। सेकंड में थोड़ा थोड़ा आपको समझ आने लग जाएगा, और थर्ड में आप थोड़ा और ध्यान से, आपको ये शुरुआत में तो आपको लगेगा अरे ये क्या बकवास है, ये क्या है, ओनोमोटोपोइया क्या है ये, मैम क्या पढ़ा रही हैं। बट बेटा क्योंकि कोर्स में है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए सच मानिए, पिछली बार बहुत बच्चों के सप्लीमेंट्री आई है, और वो इसी वजह से आई है कि आप लोग इसको टेक्स्ट को पढ़ते ही नहीं है, उठा के ही नहीं देखते हैं, आप लोग सिर्फ 20 के भरोसे चले जाते हैं, विच इज़ नॉट रियली गुड। वो ठीक नहीं है बात आपके लिए। तो देखिए इसमें जो शुरुआत की मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, और इसके जो शुरुआती 8 लाइन है वो ऑक्टेव कहलाती है, और जो लास्ट की लाइन्स हैं वो सेस्टेट कहलाती है। तो जो हमारी ऑक्टेव की राइम स्कीम है वो क्या है? यानी शुरुआत की 8 लाइनों की हमारी राइम स्कीम क्या है? ए बी बी ए, ए बी बी ए, ठीक। अब हम देखते हैं सेस्टेट की क्या राइम स्कीम है। तो ट्यून तक हो गया था। अभी देखिए बी, आउटवर्न, ली, फॉलोन, सी एंड हॉर्न, ठीक ना। वो ऊपर वाले किसी से भी वो मैच नहीं होता, ना फ्लावर्स से, ना आवर्स से, ना मून से। तो यहाँ पे आ जाएगा सी डी। देखिए बी को हम सी देंगे, सी, देन आउटवर्न को देंगे डी, बी के जैसा ली साउंड होता है तो उसे देंगे सी, फॉर लॉन, आउटवर्न के जैसा साउंड होता है उसे देंगे डी,
फिर से जब सी आ गया है तो हम इसको देंगे सी, और लास्ट में भी इसको हाउ टू शिफ्ट इट आई डोंट नो। लास्ट वाला देखिए सी डी सी, और ये भी डी है लास्ट वाला भी। तो हमारी जो सेस्टेट की राइम स्कीम है वो है सी डी सी डी सी डी, यानी कि जो पूरी पोएम की राइम स्कीम हो गई वो क्या हो गई, ए बी बी ए सी डी सी सी डी डी सी डी। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो इसको रट लीजिए, क्योंकि राइम स्कीम पे क्वेश्चन आता है कि पोएम की राइम स्कीम क्या है, तो आपको राइम स्कीम पता होनी चाहिए। तो आपको याद कर लेना है कि पोएम की राइम स्कीम क्या है। पोएम की राइम स्कीम क्या है? पोएम की राइम स्कीम है ए बी बी ए कॉमा ए बी बी ए कॉमा सी डी सी डी सी डी। ठीक, ये आपकी राइम स्कीम है, इसको आपको याद कर लेना है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो मुझसे आप प्लीज़ पूछिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके जो बाकी के 3 टॉपिक हैं उन पर भी जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट्स आ गई हैं। आई डोंट नो कि एग्ज़ाम्स इन्हीं डेट्स पे होने वाली है या पोस्टपोन होंगी, लेकिन उस पे हमें बात नहीं करनी, क्योंकि एग्ज़ाम तो होनी ही है। एट द एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम तो होगी ही, तो बेटर है कि हम तैयारी शुरू कर दें। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, बहुत छोटा सा वीडियो है, और आपकी ये पोएम पक्की हो जाएगी। इसके बाद इसमें से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी इसी में से आने हैं। ये जो मैंने पढ़ा दिया, इतना डिटेल में पढ़ा दिया मैंने, लिटरेचर के बच्चों की तरह आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है इसको, तो बेसिक नॉलेज ही नहीं दिया आपको, एक्स्ट्रा में ही पढ़ाया। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से बनता है तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना एक बार, तो आप निश्चित रूप से आप इस पोएम में से आने वाले 2 से 3 क्वेश्चंस को बिल्कुल गलत नहीं करके आएंगे। तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि उनका भी बेनिफिट हो, क्योंकि क्लासेस तो आप लोग बहुत कम बच्चे अटेंड करते हो, तो इसलिए प्लीज़ 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 इसको शेयर कीजिए। और मैं आपके बाकी के जो 3 टॉपिक हैं यूनिट 1 के, उन पे भी फटाफट से वीडियो बना दूँगी और अपलोड कर दूँगी। ओके देन, गुड नाइट, शब ख़ैर एंड ऑल द बेस्ट।